Okay, yes. Good morning, guys. My voice is audible. Tell me, am I audible? Yes or no? Good morning, everyone. Good morning, everyone. My voice is audible. If yes, then tell me. So, okay, yes. So today we are going to discuss, as I told you, UGC नेट दिसंबर 2023 we are targeting. और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट्स के बारे में चर्चा करेंगे. यस, ओके, सी. So these are our facilities. These are my formal, you can say, identification of my filler form. So filler form is one of the best, teaching app in the field of UGC NET JRF in India. So आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर वन पेपर टू दोनों के कोर्स आपको दिए गए हैं. बहुत रिजनेबल प्राइस में है. पेपर वन 1999 और पेपर टू 1999 में. बहुत आप ले सकते हैं 2999 में. इफ यू डोंट have installed our app, then you can install and you can get many benefits. These are facilities we provide you: notes and previous year question paper, mock tests, etc. Okay. And again, if you want to get 10% off, if you want to take 10% off or discount, then you can use my code DISENG10. This code you can use and you can get 10% off. See, here I am your mentor. Okay. So, चलिए. So today we are going to discuss the major Indian English writers. और उसमें भी हम मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स में टुडे यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, जो मेजर पोएट है ना, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का पहला नाम है. आप देख सकते हैं. बहुत प्यारा कंटेंट है. थोड़ा सा आप देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. आप एज यू नो, द फर्स्ट इंडियन, आप देख सकते हैं, इंडियन पोएट और राइटर्स हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. ठीक है ना. तो यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज मिला है साहित्य में. ठीक है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर. तो गुरुदेव के बारे में जितना जाने उतना कम है ना. आइए जानते हैं. ठीक है. एवरीवन इज, एम आई ऑडिबल? प्लीज वंस अगेन इंश्योर मी, देन वी विल मूव अहेड. है ना. चलिए. तो क्या है यहाँ पर इनका जो बर्थ हुआ है, आप देख सकते हैं 7 मई 1861 में हुआ है. इनका जो बर्थ है 7 मई 1861 में, है ना. और ये देखिए कहाँ पर, जोरासको कलकत्ता में. आप जानते हैं ही इज बेसिकली फ्रॉम पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल से गुरुदेव का संबंध. और उनके पिता का नाम था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और सरला देवी इनकी माता जी का नाम था. ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड स्टूडेंट, एज यू नो, कि जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके साथ साथ में सामाजिक आंदोलन भी बहुत सारे चल रहे थे. समाज में जो बदलाव आ रहे थे, समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए अलग अलग सामाजिक संगठन काम कर रहे थे. तो इसी तरीके से ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही थी राजाराम मोहन राय के द्वारा. है ना. ये ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा. ठीक है. तो एनीवन यू कैन परचेस, एनीवन. ठीक है ना. तो यहाँ पर राजाराम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज था, तो उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा, उसको ज्वाइन किया था. और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया था, जो आज वर्तमान में कांग्रेस के रूप में है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुप्रतिभामुखी है, वर्सेटाइल जीनियस है ना. ही वाज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट जीनियसिटी, यू कैन से गुडनेस. ठीक है. वो आप कह सकते हैं वो राइटर भी हैं, है ना. वो पोएट भी है, नॉवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, पेंटर भी है, म्यूजिशियन भी है, म्यूजिक भी है उनका. रविंद्र म्यूजिक के नाम से जाना जाता है. पेंटिंग अच्छी करते थे, है ना. दार्शनिक फिलोसोफर है, पॉलिटिशियन है. तो आप सोचिए कितना कैरेक्टर है एक व्यक्ति में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में. ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये देखो, लर्नड बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, सब, है ना. ग्रेट पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामाटिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, म्यूजिक, है ना. ये देखिए कंपोजर है, पेट्रियट है, देशभक्त है.
ठीक है ना। तो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋतुराज जी, देर इज नो पर्टिकुलर, आई डोंट वांट टू सजेस्ट हियर एनी पर्टिकुलर बुक दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आई विल टेल यू, ठीक है। सी, तो यहाँ पर जो है मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट्स में पहला नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में हम आगे देख सकते हैं। कालिदास हैं, दाते हैं, और विलियम शेक्सपियर, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए ये, है ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कालिदास, दाते और शेक्सपियर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बेन फुल, है ना, ये क्या है, बचपन में इन्होंने क्या रहा, एक नरेटिव पोयम है, बचपन में इन्होंने इस पोयम को लिख दिया था 700 लाइन्स में, ठीक है, 700 लाइन्स में, है ना, बेन फुल। तो ये जो आपको याद रखना है, पहली पोयम है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। भगना हृदय, भगाना हृदय, है ना, ये भगना हृदय, ये भी क्या है, पोयम ऑफ जॉय है और सारो भी है ना। तो ये भी इनकी एक पोयम शुरुआत में लिखी गई थी। और सबसे बड़ी जो ये इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो है गीतांजलि, ठीक है ना। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के कारण जाना जाता है। इनका फेमस वर्क है, कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए इसको। और नोबेल प्राइज इनको मिला है 1930 में, लिटरेचर यानी साहित्य का, ही वॉन दी नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930, है ना। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है गीतांजलि के लिए। और ये गीतांजलि, वन थिंग लेट मी टेल यू, इट वाज बेसिकली रिटन इन बंगाली, बट लेटर ऑन इट इज ट्रांसलेटेड, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड देन ही वॉन द प्राइज। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, बंगाली में मूलतः लिखी गई है, लेकिन बाद में जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ उसके आधार पर इनको मिला है, ठीक है। ये सब आइकॉन ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, भारतीय संस्कृति के ये आइकन है ना, एक बड़ा नाम है गुरुदेव का। और द बेस्ट एशियन टू गेट नोबल, ये फर्स्ट एशियन है ना, भारत के ही नहीं पूरे एशिया के, देख लो, द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबल प्राइज, है ना। भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले पर्सनालिटी है जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर वर्क्स में यहाँ पर बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं द हंग्री स्टोन्स है, 1916 में पब्लिश हुई है, ये स्टोरीज है, आप देखिए, है ना, ये स्टोरीज है। अपरिचिता पूछा गया है, 1916 में है कुछ, है ना। द पेट्रियट 1928 में, काबुली वाला बहुत फेमस स्टोरी, है ना, ये पूछा जा सकता है, काबुली वाला। द जज, न्यू डॉल और बोलाई, ठीक है ना। तो इसमें आप ये काबुली वाला की तो जरूर आप याद रखें, और अपरिचिता, अपरिचिता, ठीक है ना। तो ये कई बार बेसिकली पूछा जाता है, आपको याद रखना है, अपरिचिता है, काबुली वाला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट स्टोरीज हैं। नॉवेल्स भी इन्होंने लिखे हैं, है ना। नशनीर, ठीक है, नाशनीर, ये द ब्रोकन नेस्ट, इसका देखिए, ये बंगाली में है नशनीर, है ना, उसी का इंग्लिश वर्जन है द ब्रोकन नेस्ट, है ना। नशनीर, बंगाली में नशनीर को, यानी जो नेस्ट है, जो घोंसला टूट गया है, उसको जो है द ब्रोकन नेस्ट इंग्लिश में है, ठीक है, 1901 में। गोरा आपने पढ़ा होगा, है ना कहीं ये गोरा का जो नॉवेल है, उपन्यास है, ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। चतुरंगा बहुत फेमस, 1916 में, गोरा, चतुरंगा। घरे बारे, है ना, इसका इंग्लिश भी है द होम एंड द वर्ल्ड, घरे बारे, 1916 में। इसमें मेन कैरेक्टर है आपके निखिल और बिमला, निखिल और बिमला। और जोगा जोग 1929 में, 1929 में जोगा जोग, तो ये बड़े नॉवेल है साथियों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनके ड्रामा भी है, ड्रामा मीन्स प्ले विच इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो ड्रामा में हम देखते हैं वाल्मीकि प्रतिभा, द जीनियस वाल्मीकि, है ना। ये देखिए वाल्मीकि प्रतिभा, इस देखिए वाल्मीकि प्रतिभा, इसका इंग्लिश है द जीनियस वाल्मीकि, 1888 में ये लिखा गया है। मुक्त धरा 1922, द वाटरफॉल, है ना, मुक्त धरा, मुक्त धरा यानी द वाटरफॉल, 1922 में, है ना। इसके बाद में इनका एक ये बहुत ज्यादा चर्चित है, द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस 1925 में, डाकघर, है ना, उसका हिंदी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फेमस इनके वर्क है, आपको याद रखना है।
मालिनी 1986 में आया है, राजा 1910 में आया है और चित्रा 1913 में आया है। ठीक है, 1913 में। तो ये इनके फेमस वर्क हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इन्होंने कुछ एसेज लिखे हैं, है ना, एसेज यानी निबंध लिखे हैं। तो निबंध में पहला आप देख सकते हैं, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ 1913 में, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। फिर नेशनलिज्म 1918 में, ये भी है, ये आपको कई बार आपको कॉलेज लेवल में और बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पर्सनालिटी 1917 में, है ना। इतने इनके वर्क है, आप जा सकते हैं। कुछ लेक्चर्स इन्होंने दिए थे, ग्रेटर इंडिया, है ना, द रिलीजन ऑफ मैन, तो ये भी ओके। चलिए, सो ये है इनका, आप देख सकते हैं। सी, तो यहाँ पर क्या ट्रांसलेशन है, सॉन्ग्स ऑफ कबीर है इनका, है ना। ये इनका वर्क है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है गीतांजलि, सबसे बड़ा जो इनका जो वर्क है, गीतांजलि। तो इसकी हम चर्चा करते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए। और कौन जुड़ा है यहाँ पर, एक और कौन है जुड़ा यहाँ पर, प्लीज मेंशन योर नेम, हु इज देयर। चलिए, आइए देखते हैं। अब बुक गीतांजलि क्या है, सबसे पहला गीतांजलि, गीतांजलि गीतों की, है ना। यहाँ पर देखिए, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, क्या है ये, अ कलेक्शन ऑफ पोएम। गीतांजलि का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, गीतों का क्या है ये, एक समूह है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम। इन इंग्लिश वर्जन 103 पोएम्स। यहाँ देखो, यहाँ आपको ये ध्यान देने वाली बात है, इसका बंगाली वर्जन अलग है, और बाद में जब ये इंग्लिश में आया तो इसके 103 पोयम है इसमें, 103 पूछी जाती है। और सारी पोएम्स किसको डिवोटेड है, गॉड को डिवोटेड है, सॉन्ग्स डिवोटेड टू गॉड। गीतांजलि में पूछा जाए कि क्या लिखा है, किसा कोई ड्रामा है, मैथ नहीं। ये गीतांजलि क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। गीतांजलि जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जो सारी पोएम्स, है ना, भगवान को समर्पित है। ऑल दी पोएम्स आर डिवोटेड टू गॉड। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बंगाली वर्जन ऑफ गीतांजलि पब्लिश्ड इन 1910, बंगाली इसका छपा था 1910 में, और इंग्लिश वर्जन आया था 1912 में। और 1912 के जस्ट बाद में 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिल जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ, आगे हम देखें, है ना। 103 पोएम्स है इसमें टोटल। ठीक है, जो इंग्लिश वर्जन आया था उसमें, है ना, इंग्लिश वर्जन में 103 पोएम्स हैं। 53 पोएम्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम गीतांजलि। ये देखिए, इसमें इंग्लिश में क्या हुआ है, इंग्लिश वर्जन में 53 पोएम तो एज इट इज गीतांजलि की ट्रांसलेट की गई है, एंड रेस्ट ऑफ द पोएम्स आर टेकन फ्रॉम अदर वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और जो 103 जो गीतांजलि है इंग्लिश में, उसकी बाकी पोएम 53 में से, यानी 50 मान लीजिए आप, है ना, 50 जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्टोरी है, ड्रामा है, नॉवेल है, वहां से ली गई है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, आपको मैंने बताया आपको कि 103 पोएम्स है टोटल इंग्लिश वर्जन में, जिसमें 53 पोएम्स एज इट इज ट्रांसलेटेड है गीतांजलि से, और रेस्ट ऑफ द पोएम्स जो है ली गई है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अन्य वर्क से। अब इसमें मेजर थीम क्या है ना, क्या सेंट्रल आइडिया है। तो पहला आपको ध्यान रखना है,
डिवोशन टू गॉड और एंड साल्वेशन, डिवोशन टू गॉड एंड साल्वेशन। और तीसरा है मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। डिवोशन टू गॉड, डिवोशन टू गॉड का मतलब यहाँ पर है भगवान के प्रति समर्पण और अंततः मुक्ति को पाना, है ना। और उसके बाद में आप देख सकते हैं मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म का मतलब है यहाँ पर रहस्यवाद, है ना। कोई जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी भी रहस्य हमारे लिए बनी हुई है। रहस्यवाद में कैसा क्या है, हम कहते हैं कि देर इज हेल, देर इज हेवन, स्वर्ग है ना। और फिर हम कहते हैं कि नरक है। तो हमने सोचा अच्छा स्वर्ग है तो स्वर्ग ऐसा होगा, है ना, वहाँ इतनी फैसिलिटी मिलती होगी, वहाँ ऐसे लोग रहते होंगे, वहाँ की दुनिया ऐसी होगी, है ना। फिर नर्क के बारे में सोचे तो नर्क ऐसा होगा, वहां ये सी मतलब टॉर्चर किया जाता होगा। तो ये क्या है ये, है ना, ये गॉड है। चलो तो गॉड के लिए, गॉड को लेकर के, भगवान को लेकर के सबकी अपनी भावनाएं, मेरी अपनी, आपकी अपनी है, सब अलग अलग सोचते हैं, है ना। तो सबकी अपनी भावनाएं हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं गॉड को लेकर के, अंततः साल्वेशन पर, ये मिस्टिसिज्म है। लेकिन गॉड, गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कोई अपने सुप्रीम पावर है जो हमेशा हमारे साथ होता है और हमें मुश्किल हालात में, है ना, एक मानव होने के नाते हमें मदद करता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ये देखिए मैंने कहा ना कि ये गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है एवरीवेयर। गॉड क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। और मोटो क्या है, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स। ये गीतांजलि में लिखा हुआ है, शुरुआत इससे होती है, आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स, है ना। क्या है, मैं यहाँ पर क्या हूँ, गाना गाने के लिए आया हूँ, गाना गा रहा हूँ। गीतांजलि में लिखी है कि आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स। तो इसी, ये आपको जरूर ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको याद करना है, रखना है। और नोबेल प्राइज इनको मिला है 1913 में इसी के लिए। और इम्पोर्टेंट पोएम्स में हम देखें तो वन, अच्छा इसमें पूरी 103 में से 1 है, 2 है, 9, 10, 11, 12, 35, 38, 50 और 83, ये कुछ पोएम्स हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप अपने स्तर पर जब सेल्फ स्टडी करो तो इन पोएम्स को भी आप निकाल कर थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सर नो। चलिए आगे बढ़े हम। गीतांजलि सॉन्ग 1, ये देखिए, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। थोड़ा सा एक पोयम को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की पोयम इसमें दी गई है। देखिए, गीतांजलि सॉन्ग 1, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, है ना। ये अच्छा देखिए, गीतांजलि सॉन्ग 1 में क्या है, इन ज्यादातर पोएम्स में क्या होता है, टाइटल नहीं होता है। तो टाइटल जब किसी पोयम में नहीं दिया गया है तो फिर क्या होता है कि जो उसकी पोयम का जो पहली लाइन होती है उसी को टाइटल मान लिया जाता है। तो गीतांजलि सॉन्ग 1 में यहाँ पर क्या है, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, thou hast made me endless। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। इसको पहली पंक्ति से क्या पता चल रहा है कि भगवान से कह रहे हैं, दाव यहाँ पर देखो एज कैपिटल है, दाव हैस्ट, है ना, ईश्वर के लिए, कि आपने मुझे अनंत बनाया है, आपने मुझे अनलिमिटेड बनाया है, एंडलेस बनाया है, मेरा कोई एंड नहीं है। ईश्वर से कह रहे हैं, एक भले मनुष्य का है, लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी महसूस करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें क्या है, एंडलेस बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। आइए देखिए क्या है, कहते हैं कुछ पंक्तियां हम समझने का प्रयास करते हैं कि दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर, है ना। और आपने क्या करा है, आपने मुझे एंडलेस बनाया है, सच इज दाई प्लेजर, ये क्या है ना, आपके, आपने, आपकी खुशी है इसमें, मेरी खुशी है। ठीक है, दिस फ्रेल वेजल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन, देखना है पर, दिस फ्रेल वेजल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फाइनेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ। ये देखिए, एंड फाइनेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ। फ्रेल वेजल का मतलब होता है, ये मतलब मेरा ये पूरा शरीर है या मैं जो हूँ, दिमाग है जो भी, क्या है, खाली घड़े के समान है ना। पूरा क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब बार बार खाली हो जाता है ना। खाली घड़े के समान है, बर्तन के समान है ना। लेकिन आप उसको क्या है, फाइनेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ,
लेकिन आप उसे क्या है फिर से भर देते हो। सो उदाहरण के लिए सपोज सी, जब आप शाम को सोने के लिए जाते हो, व्हेन यू गो फॉर स्लीप एट द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है, तो शाम को क्या है जब आप सोते हो, तो आपको जब आप सो जाते हो अनकॉन्शियस होकर के, तो आप क्या होता है कि आप बिल्कुल, आपको कुछ याद नहीं रहता है ना, यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स। आप बिल्कुल ये हो जाते हो, एंडलेस हो जाते हो पूरा, है ना, ब्लैंक हो जाता है मान लो। और फिर से आपको एक नई सुबह मिलती है, फ्रेश जिंदगी मिलती है ना। आपको पशु पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, प्रकृति, सूरज निकल रहा है, सारे पेड़ पौधे हरे हरे हैं, है ना। तो ये नई, और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव और संचार होता है। तो इस तरीके से फ्रेश लाइफ आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ये इस पंक्तियों में के माध्यम से ईश्वर को कह रहे हैं कि आपने मुझे अनंत बनाया है। मेरा जो घड़ा है, दिल दिमाग का, शरीर का, जो भी है, आत्मा का, है ना, ये बार बार मेरे विचारों का खाली हो जाता है, लेकिन आप उसको फिर से क्या है, बहुत शानदार जिंदगी से भर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दिस लिटिल फ्लूट ऑफ, ये देखिए, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड thou hast carried over hills and dales, है ना। ये देखिए, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड thou hast carried over hills and dales and hast breathed through its melodies eternally new। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड, है ना, जैसे फ्लूट होता है ना, बांसुरी, ठीक है ना, आपने देखा होगा, बांस की जो बनती है बांसुरी, है ना, उसको देखा होगा। तो आप जब मान ले अपने है ना, आप ये वो महसूस कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये जो फ्लूट को बजाने के लिए क्या है, लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैज कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स। मान ले आपको कहा, मान ले हिल्स और डेल्स में जाते हैं, पहाड़ियों में, है ना, आप बड़े बड़े ऊंचे पर्वतों में जाते हैं, एंड हास्ट ब्रेथ थ्रू इट्स मेलोडीज इटरनली। और क्या करते हैं आप, इसके माध्यम से हास्ट ब्रेथ थ्रू इट्स मेलोडीज इटरनली न्यू। आप नए नए संगीत को क्या करते हैं, देखो बहुत दार्शनिक बातें लिखी गई है ना, वैसे बजाने के लिए नहीं, फ्लूट को लेकर के बजा रहे हैं सब। तो फ्लूट में क्या करते हैं, हम हवा फूंकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी ये क्या है, एक तरीके से एक ऐसी मेलोडीज भरते हैं वो हवा से, है ना, जिंदगी की हवा से, फ्रेश एयर से, कि जिससे क्या है, आंतरिक रूप से एक मेलोडी निकलती, साउंड निकलता है, धुन निकलती है ना। फ्लूट की तुलना कर रहे हैं। एट द इमोर्टल टच ऑफ माई हैंड्स माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल। ये देखिए, एट द इमोर्टल टच ऑफ माई हैंड्स, है ना, मतलब आप इमोर्टल टच, देखिए बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, इमोर्टल टच का मतलब क्या है, इमोर्टल यानी जो दिखाई ना दे, कि आप मुझे एक, मतलब एक ऐसा आशीर्वाद देते हो, इमोर्टल टच देते हो, है ना। दाई हैंड्स, ये देखिए, इमोर्टल टच ऑफ, दाई का मतलब यहाँ पर योर, है ना, आपके हैंड से आप मुझे जो प्रेम से आप मुझे टच करते हो, है ना, आपका जो अनंत जो अमर हाथ है ना, उससे आप मुझे छूते हो। माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट्स इन जॉय, मेरा जो छोटा सा हृदय है, ये क्या है, अनलिमिटेड जॉय में खो जाता है। एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल, और एक नई, है ना, मतलब एक ऐसी क्या है, विचारों के उड़ान को जन्म देता है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि ईश्वर के आशीर्वाद से, है ना, यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine। ये देखिए, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स, है ना, ये आपकी जो अनंत गिफ्ट है, दाई इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी, है ना, आप जो अनंत गिफ्ट देते हैं वो मेरे पास कब आते हैं, वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, मेरे तो बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, है ना। और आपने इतने अनंत गिफ्ट दिए, आपने नदियां दी, पेड़ दिए, झरने दिए, है ना, अन्न दिया आपने, इतने, है ना, इतने रिश्ते दिए आपने, ये सब क्या है, तो बड़े बड़े आपने जो गिफ्ट दिए हैं, लेकिन इनको लेने के लिए क्या है, मेरे मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं। एजेस पास एंड स्टिल दाउ पुअरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। और सदियों से क्या है, ये सदियों नहीं, मतलब मान लो 100 साल हो गए, है ना, कई साल बीत गए हैं, सदियां बीत गई हैं, एंड स्टिल दाउ पुअरेस्ट, और अभी भी आप क्या है, इसको भरते रहते हो, अभी भी आप देते रहते हो, है ना। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और अभी भी क्या है, जगह है इसको फिल करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि सदियों से इस दुनिया पर, इस धरती पर क्या है, अपने गिफ्ट दिए हैं, अनलिमिटेड गिफ्ट दिए हैं। आपने देखा होगा, कोई पेड़ काट दिया तो फिर से वो उग जाता है, ये सार नो, है ना, कहीं झरना सूख गया तो फिर से बारिश हो जाती है। तो ये अनलिमिटेड गिफ्ट ईश्वर ने दिए हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने एक छोटी सी पोयम है, और ये पोयम आप गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1 है, पहला सॉन्ग है जिसको का बताने का प्रयास किया है। आप जो इसी तरीके से बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग इसमें दिए गए हैं, आप इन सॉन्ग्स को पढ़ सकते हैं। वंस अगेन कंफर्म मी, मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो? यस, माय वॉइस इज क्लियर। हाँ, यस, सी। ठीक है, तो ये एक पोयम है। ये पोयम मैंने आपको इसलिए बताई कि यू 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 शुड इंस्पायर टू स्टडी मोर सॉन्ग्स ऑफ गीतांजलि। आगे देखते हैं सरोजिनी नायडू, हमारे नेक्स्ट राइटर है सरोजिनी नायडू। ये भी पोएट है, तो मेजर पोएट्स को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, सरोजिनी नायडू, ये इनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में, ये ध्यान रखना। और इनका जो डेथ हुई है 10 मार्च 1949 को। तो कई बार एक थोड़ा सा एवरेज डेट ऑफ बर्थ अगर आपको याद है, तो उसमें क्या है कि आपको समझने में आसानी हो। बोर्न एज सरोजिनी चट्टोपाध्याय, है ना। और बाद में इनको द नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगल ऑफ इंडिया, नाइटिंगल ऑफ इंडिया का मतलब है स्वर कोकिला, है ना, स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। ठीक है। और इनके पिता थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जिनको जो है वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। मदर थी वसुधा सुंदरी, और हस्बैंड थे गोविंद राजूला नायडू, ये ध्यान रखना। और इसलिए बाद में देखो, शुरू में इनका जन्म किस रूप में हुआ है, सरोजिनी चट्टोपाध्याय के रूप में, लेकिन बाद में इनकी शादी होने के बाद में ये क्या हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, ये साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, सेंट टू इंग्लैंड एंड मेड टू लिटरेरी फिगर्स। ये बाद में इनको एजुकेशन के पर्पज से ऐसा सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भेजा जाता है। और यहाँ पर ये क्या है, दो महान साहित्य के दो महान कलाकार हैं, राइटर है ना, साइमंस और एडमंड गूज, इनसे मुलाकात होती है इनकी, है ना, साइमंस और एडमंड गूज से, जिन्होंने क्या है, इनकी पोएटिक जीनियस को निखारने में मदद की थी। हु हेल्प्ड इन ग्रोविंग हर पोएटिक जीनियस, है ना, साइमंस और एडमंड गूज। इन 1898 में वो ये इंडिया लौटकर आ जाती है, 1898 में। आप देखेंगे कि जो सरोजिनी नायडू हैं, वो इंग्लैंड भी जाते हैं, वहां जाकर के साइमंस और एडमंड गूज से भी मिलते हैं। साथ ही इनके कुछ कमेंट्स है सरोजिनी नायडू के ऊपर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, दोनों के नाम साइमंस और एडमंड गूज का किनसे मिले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में आपने कई बार इनका, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रही है, और पोएट तो है ही है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महात्मा गांधी से बाद में ये मेन मेट, है ना, मेट महात्मा गांधी, और बिकम फ्रीडम फाइटर, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहली महिला है ना। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, 1885 में। तब से लगा करके कोई भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू देखिए, पहली महिला है जो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट बनी है। क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और ईयर याद रखना, 1925 में। अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके पहले राहुल गांधी जी, है ना, सोनिया गांधी जी। तो अभी जो वही उसी कांग्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है, ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में स्थापना हुई है। और वहां से जो है 1925 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये पहला आपको ध्यान रखना है, पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स
कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1930। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1930 में ये जो 30 में स्थापना हुई थी उसके भी प्रेसिडेंट रही। और गांधी की जो दांडी मार्च यात्रा थी 1930 में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। पार्टिसिपेटेड इन गांधी हिस्टोरिकल दांडी मार्च इन 1930। फ्रीडम फाइट, देखिए मैंने ऐसे कहा जो बर्थ है आपको याद है, फ्रीडम जो मूवमेंट चल रहा है उस समय इनका जन्म हुआ है। एक्टिव, शी टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ दिस। अब यहाँ पर देखिए, शी वेंट विद गांधी जी टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें शामिल होने के लिए गांधी जी के साथ गई थी। कहाँ पर? लंदन में, इन सितंबर 1931। गांधी जी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, है ना। देयर वर 3 राउंड टेबल मीटिंग्स, अराउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, विच वाज हेल्ड इन लंदन। ठीक है ना। तो उसमें जो दूसरा वाला जो हुआ था 1930-31 में, है ना, और 32। तो यहाँ पर जो है दूसरा वाला जो था उसमें गांधी जी गए थे और उनके साथ में सरोजिनी नायडू भी थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देखिए उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शी सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा। पहली, देखिए पहली पहली गवर्नर थी, ये राज्यपाल थी, है ना, आगरा की, यानी यूनाइटेड प्रोविंस, आज उत्तर प्रदेश जिसको आप कहते हैं, वर्तमान में जो यूपी है। तो यहाँ की पहली गवर्नर बनी थी, है ना, फ्रॉम 1947 टू 1949, और 1949 में हमने देखा इनकी डेथ हो गई थी। एंड बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। ये देखिए, यानी पहली महिला जो राज्यपाल बनी है। राज्यपाल और भी बाद में बनेंगे, लेकिन पहली महिला जो राज्यपाल किसी भी राज्य, मध्य भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है ना। और मात्र 12 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, आप देख सकते हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, है ना। हर पर्सियन प्ले, ये देखिए, मेहर मुनीर, मेहर मुनीर इम्प्रेस्ड द नॉवल ऑफ हैदराबाद। ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सियन मुनीर, ये ध्यान रखना है। इनका एक और है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, हर फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये ध्यान रखना, पहला कोई भी चीज जो पहली है ना किसी भी राइटर की, वो जरूर आप ध्यान रखेंगे। मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इन 1905 में, है ना। क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। व्हाट इज गोल्डन थ्रेशोल्ड? प्रश्न आ सकता है। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है और मेजर कलेक्शन है, ये फर्स्ट मेजर कलेक्शन है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय आर्थर साइमंस। ये देखिए, जिनसे ये इंग्लैंड में जाकर मिले थे, मैंने बताया था ना आपको, आर्थर साइमंस और एडमंड गुस। तो यहाँ आर्थर साइमंस जो है, जिनसे इंग्लैंड में जाकर मिली थी, इन्होंने क्या करा है, ये जो द गोल्डन थ्रेशोल्ड है उसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ठीक है। तो वन सेकेंड यू कैन रिवाइज इट। ठीक है। अब थोड़ा सा 10 सेकंड का में ये ब्रेक रहे, ये 10 सेकंड का आप एक तरीके से पॉज मान के चले और उसको पढ़ें, आप रिविजन कर ले फटाफट। इनके मेजर वर्क देखते हैं, आइए। मेजर वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू। तो द लेडी ऑफ द लेक, ये क्या है? द लेडी ऑफ द लेक, इट वॉज रिटन व्हेन शी वॉज एट द एज ऑफ 13, कंटेन 1300 लाइन्स। ज्यादातर इन्होंने पोएम लिखी है। द लेडी ऑफ द लेक, देखिए मात्र 13 साल की उम्र में लिख दी और 1300 पंक्तियां लिख दी उन्होंने। ठीक है। शी हैज रिटन 1300 लाइन्स। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में क्या है? पब्लिश्ड इन यूके। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लैंड में पब्लिश हुआ है। 40 पोएम्स हैं और डेडिकेटेड टू एडमंड गूज, है ना। और इसका इंट्रोडक्शन किसने दिया है? साइमंस ने, है ना। आप देख सकते हैं इसका जो इंट्रो दिया है, अपन ने देखा किसने? साइमंस ने। ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 और पब्लिश हुआ है यूके में, इंग्लैंड में, और कंसिस्ट ऑफ 40 पोएम्स, 40 पोएम है, और एडमंड गूस को समर्पित है, और इंट्रोडक्शन दिया है साइमंस ने। तो इन सारे फैक्ट्स के कारण किया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये वाला वर्क।
द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द बर्ड ऑफ द टाइम, द बर्ड ऑफ द टाइम, ये है ना, इसका क्या है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, 1912 में पब्लिश हुआ है ना, द बर्ड ऑफ द टाइम। ये क्या है, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। तो कंसिस्ट ऑफ टोटल 46 पोएम्स, इसमें 46 पोएम्स हैं। इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओमार खैयम, है ना, ये एक वर्क है, वहां से लिया गया है। तो इसमें भी 46 पोएम्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे इनके कुछ और वर्क है, तो उसमें सबसे पहला द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, 1917। ये देखिए, द गिफ्ट ऑफ इंडिया 1917 में, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, और द फादर ऑफ द डॉन, ये देखिए, द फादर ऑफ द डॉन 1961 में, द फादर ऑफ द फीदर ऑफ द डॉन, सॉरी, द फीदर ऑफ द डॉन 1961 में, ये पब्लिश्ड हुआ है बाय पद्मजा। ये देखिए, पद्मजा के द्वारा बाद में इसको पब्लिश किया गया। 37 पोएम्स इसमें भी, द फीदर ऑफ द डॉन, आप पढ़ सकते हैं। जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, है ना, तो ये इनका ये वर्क है, ये जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर। इनकी फेमस पोएम्स आप देख सकते हैं। हाँ, ये सारी पोएम्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन व्यूवर्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोएम है, इसको हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। इंडियन व्यूवर्स हैं, इसको ना आप देख सकते हैं, व्हेन यू रीड इंग्लिश लिटरेचर, और जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और भारतीय राइटर्स और इनको आप देखते हैं, तो बहुत महान मतलब आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए, इंडियन व्यूवर्स में पेलेंक्विन बियर्स, फिर उसके बाद में बंगाल सेलर है, विलेज सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन है, गिफ्ट ऑफ इंडिया है, और द एंथम ऑफ लव, ये कुछ इनके फेमस पोएम्स हैं। इंडियन व्यूअर्स, पेलेंक्विन बियरर्स, बंगाल सेलर, विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन, गिफ्ट ऑफ इंडिया, और द एंथम ऑफ लव, द एंथम ऑफ लव। सो दीज आर द फेमस सॉन्ग ऑफ पोएम्स ऑफ सरोजिनी नायडू, है ना। अब यहाँ पर मैं एक पोएम का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, एक पोएम का, इंडियन व्यूअर्स, इंडियन व्यूअर्स, है ना, एक एक क्योंकि आप सोचेंगे सारे राइटर्स की सारी पोएम्स को हम पढ़ें तो इट्स इम्पॉसिबल, है ना। आपको कुछ चीजें यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास समय का जैसे भी रहेगा, हम मेजर पार्ट को, जो रिमेनिंग जैसे पोएम से कोई वर्क छूट रहा है तो उसको हम करने का प्रयास करेंगे। इंडियन व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिए, जो इंडियन व्यूअर्स हैं, इंडियन व्यूअर्स में क्या है, जो टेक्स्ट है, इंडियन व्यूअर्स का मतलब क्या है, वीवर्स मतलब क्या, जो बुनते हैं, है ना, वीव करते हैं, है ना, बुनाई करते हैं। क्यों इनके बारे में लिखा, पहले क्या था, मशीनें कम थी स्टूडेंट, है ना, पहले कम थी मशीनें, और आप देर वॉज नो मशीन, नॉट नो मोर मशीन्स, सब हाथ से बुनाई, कपड़ा बुनना हो, जो भी आज आज कपड़े फटाफट बनते हैं, पहले क्या टाइम लगता था, चरखे पे बनाते थे, है ना, इस तरीके से। तो उनको ये समर्पित करके लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पर ये आपको सोचिए स्टूडेंट, ये जो पोयम है, अब अभी ध्यान से देखना, ये पोयम हमारी जिंदगी के 3 पार्ट को कवर करेगी। हमारे बर्थ को कवर करेगी, है ना, हमारे यूथ को कवर करेगी, और फाइनली हम जब ओल्ड एज में आते हैं और हमारी जो डेथ होती है उसको कवर करेगी। ठीक है, तो ये पोयम आप देखिए, बहुत दार्शनिक पोयम है, बहुत डिटेल में है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देखिए, वीवर्स, वीविंग एट अ ब्रेक डे, है ना, वीविंग एट अ ब्रेक डे, ब्रेक डे का मतलब क्या है, सुबह में, सुबह सुबह। अब यहाँ पर वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ये देखिए, गे का मतलब इतना खुशी से, इतना क्यों, ब्रेक डे का मतलब सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह इतना क्यों वो वीव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वीव का मतलब बुनाई कर रहे हैं, क्यों। अच्छा, ये सुबह सुबह जो देखिए, वीविंग एट अ ब्रेक डे, वही क्वेश्चन करिए, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, है ना, व्हाई डू यू वीव गारमेंट सो गे, मतलब इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अच्छा आप क्यों गारमेंट को वीव कर रहे हैं, बना रहे हैं गारमेंट, कपड़े को। ये स्टूडेंट